आज से 81 साल पहले इसी जगह, इस बिल्डिंग के बिल्कुल ऊपर, ये जो आसमान आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे एटम बम फटा था। क्योंकि एटम बम नीचे नहीं आया था ना, थोड़ा ऊपर फटा था। अगर नीचे आता तो ज्यादा जो है नुकसान करता। ये बिल्डिंग जो है मुकम्मल डिस्ट्रॉय नहीं हुई, ये उसी हालत में रह गई, इसलिए इसको रखा हुआ है दुनिया के लिए एक निशानी के तौर पे। और उस टाइम जो एटम बम था ना, वो बहुत ज्यादा कमजोर था आज के एटम बम से। आज का एटम बम 10,000 गुना ज्यादा ताकतवर है। आज का एटम बम कहीं पे गिरेगा ना तो किसी की जो है ना बाल भी नहीं बचेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, एक और गुड मॉर्निंग जापान से। आज पता नहीं मेरा चौथा या पांचवा दिन है। 3 दिन मैंने स्टे किया था ना, 3 नाइट्स ओसाका में, और फिर कल मैं यहाँ पे आया था हिरोशिमा में। तो ये पीछे मेरा होटल है यार, बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ इनके होटल से। छोटा सा होटल होता है, छोटी सी कमरे होते हैं, छोटी छोटी चीज़ें होती है, लेकिन इतने सलीके से और इतने ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने इसको मैनेज किया हुआ होता है। जो टेक्नोलॉजी यूज़ की होती है ना कमरों में, बाथरूम ख़ास तौर पर ना नेक्स्ट लेवल है। अगर किसी को जापान आया ना तो बाथरूम्स देख लो भाई, आप परेशान हो जाओगे। अभी कल जब मैं पहुंचा था ना यहाँ पे 3 बजे, मतलब 2 बजे मैं पहुंचा था, लेकिन फिर वो इधर होटल में बैठा था तो बारिश चल रही थी कल। और आज भी बारिश अभी अभी बंद हुई है, सुबह 11 बजे है। तो कल से अभी तक बारिश चल रही थी। अभी थोड़ी देर पहले, 1 घंटा पहले बारिश बंद हुई है। और अभी गूगल में दिखा रहा है कि भाई आज बारिश मजीद नहीं होगी, तो इसलिए मैं निकल आया हूँ। अभी मैं विज़िट करूंगा ये जो पीस मेमोरियल पार्क है, जहाँ पे वो एटम बम गिरा था ना यहाँ हिरोशिमा में, और भी कुछ देखेंगे। तो बड़ा मज़ा आ रहा है यार। अभी तो मतलब समझो कि अभी जापान में मैं थोड़ा सा ना एडजस्ट हो गया हूँ। पहले 1-2 दिन में थोड़ा सा बहुत ज़्यादा बंदा परेशान होता है कि यार ये क्या होगा क्या नहीं होगा, खाना पीना इधर उधर बाकी सारी चीज़ें। लेकिन अभी मैं थोड़ा सा एडजस्ट हो गया हूँ, तो अभी मुझे थोड़ा मज़ा आ रहा है। सर्दी है काफ़ी, अभी देखो ठंड लग रही है, मतलब आपको ऐसा फील होता है ना जैसे यूरोप वगैरह में हो। ये अभी वो जगह है जो सामने स्टेशन है ना, मैंने स्टेशन के करीब ही कल होटल लिया था, तो अभी मैं स्टेशन की तरफ ही जा रहा हूँ। यहाँ का जो ट्रेन स्टेशन है, जो फास्ट ट्रेन से मैं आया था ना, तो अभी उधर ही मैं जा रहा हूँ। वहीं से ट्रेन जाएगी आगे। जो मेमोरियल पार्क वगैरह है ना, वो यहाँ से 2-3 किलोमीटर दूर है, तो उसके लिए मुझे ट्रेन लेनी पड़ेगी। इशारा जो है खुल गया है, ग्रीन हो गया है। यहाँ पे भी लोग साइकिल चला रहे हैं ये। अच्छा, दूसरे कंट्रीज में क्या होता है कि अगर ऐसे कोई खाली इशारा हो ना पैदल वालों के लिए, वो ग्रीन ना भी हो ना तो लोग गुजर जाते हैं, इवन दुबई में, थाईलैंड में। लेकिन जापान में ऐसा नहीं करते। अभी मैंने देखा ना, खातून खड़ी हुई है, बिल्कुल खाली रोड था, वो साइड वाला छोटा सा रोड नहीं होता, यहाँ पे गाड़ी आने की उम्मीद नहीं होती। मैं वहाँ से निकल आया, खातून अभी भी खड़ी थी। क्योंकि ये लोग जो है ना, ये बहुत सब्र वाले लोग हैं और बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन का ख्याल करते हैं। हम लोग तो फिर भी थोड़ा बहुत चला लेते ना। ये सामने ट्रेन स्टेशन है, यहाँ से वो बुलेट ट्रेन भी जाती है और सिटी वाली ट्रेन भी जाती है। जो अभी मैं सिटी वाली ट्रेन में जाऊँगा आगे मेमोरियल पार्क की तरफ, और दूसरे जो अट्रैक्शंस है। लेकिन सही तगड़ी वाली सर्दी है यार। ये आज सर्दी ज़्यादा हुई है क्योंकि पूरी रात बारिश की वजह से, वरना कल इतनी सर्दी नहीं थी, नॉर्मल ही थी, गुजारे लायक थी। और ओसाका में तो बहुत नॉर्मल मौसम हो गया था, हालांकि मार्च ऑलरेडी शुरू हो चुका है। लेकिन ये सिटी ज़्यादा वेल मैनेज्ड है, मतलब ओसाका से ज़्यादा मैनेज सिटी ये है। ये ट्रेन स्टेशन है जो कल ही मैं यहाँ पे आया था ना, और अभी मैं यहाँ पे देखूँगा कि कहाँ से हम टिकट ले सकते हैं। असल स्टेशन ये ऊपर है, जो फास्ट ट्रेन जो जाती है ना, वो यहाँ से जाती है। इसके लिए लोगों का काफ़ी रश यहाँ पे, बहुत बड़ा है ये स्टेशन। कल मैं आया था ना, इट्स वेरी वेरी ह्यूज। शॉप्स वगैरह, रेस्टोरेंट्स वगैरह भी बहुत ज़्यादा है। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर भी टिकट का सिस्टम बिल्कुल उसी जैसे ओसाका में है ना। ये बड़ी अच्छी बात है कि यार जापान के अंदर ज़्यादातर जगह पे ना सिस्टम सेम है ये टिकट बाय करने का। तो मैं भी एक टिकट ले रहा हूँ। तरीका तो वही है, यहाँ पे सिक्के डालो, अपना जो है सेलेक्ट करो और टिकट नीचे आ जाएगा, और उसके बाद ये चेंज भी आ जाएगा। ये टिकट आ गया, ये चेंज आ गया, ठीक है।
ये तो इजी है, इसका तो इतना मसला नहीं है। लेकिन एक और इशू ये हुआ है, अभी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जो लोकल ट्रेन है ना, इसका अगर आप ये मैप देख लो तो इसके अंदर जो है सारा जापानीज में लिखा हुआ है, मतलब इंग्लिश में बिल्कुल ना होने के बराबर है। कुछ स्टेशन के नाम इंग्लिश में है, बाकी नहीं है। तो ये बहुत बड़ा मसला आ गया है। अब ओसाका में ऐसा नहीं था, ओसाका के अंदर ये वाला इशू नहीं था, वहाँ पे इंग्लिश में बहुत ज़्यादा सपोर्ट थी। और अभी जैसे मुझे मेमोरियल पार्क जाना है ना, तो टिकट तो मैंने ले लिया है, 240 यन का है यहाँ से। मतलब मैंने गूगल में चेक किया था तो वो बता रहा था कि 240 यन का है, तो मैंने रेंडमली ले लिया है। यहाँ पे ये इशू है मेरे भाई कि ये जब आप गूगल में चेक करते हो ना कि कौन सी ट्रेन जा रही है, तो ट्रेन तो ये कह रहे हैं कि इस स्टेशन पे आ जाओ, यहाँ पे एंटर हो जाओ, लेकिन ये नहीं बता रहा कि कौन सी लाइन लेनी है। तो वो लाइन नहीं लिखी हुई, जापानीज में लिखी हुई है और उसको ट्रांसलेट भी नहीं कर सकते। तो ये वाला प्रॉब्लम आ गया है यहाँ पे। मैं तो सोच रहा था टैक्सी में जाऊँ, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलिए ये ट्राई करते हैं पहले, उसके बाद जो टैक्सी है अगर यहाँ से नहीं होता तो फिर टैक्सी में जाएंगे। तो यहाँ पे इंग्लिश का इशू है हिरोशिमा के अंदर। नागासाकी में ये मसला बिल्कुल नहीं था। यहाँ भी उसी तरह जो है ना, ये प्लेटफॉर्म है ना, यहाँ से गुजरना होता है, जिसे सिंपल ये रखे। हालांकि इसमें कोई रुकावट नहीं है, आप इस टिकट के बगैर भी जा सकते हो और कोई गार्ड मार्ड भी नहीं है। बिल्कुल यूरोप में भी ऐसा होता है कि आप बगैर टिकट के भी प्लेटफॉर्म में जा सकते हो। लेकिन लाजमी बात है यार, ये लोग बहुत ईमानदार है ना, तो ये चीज़ का सोच भी नहीं सकते और हम भी नहीं सोच सकते इस चीज़ का जब इस तरह की कंट्रीज़ में आते हैं। मैं तो यूरोप में भी हमेशा टिकट लेता हूँ। अच्छा, ये तो मैं अंदर आ गया, लेकिन यहाँ तो कोई पता नहीं है कि ट्रेन किधर है। अच्छा जी, लेट्स सी कि ट्रेन मिलती है या नहीं, मैं किसी से पूछता भी हूँ। ये प्लेटफॉर्म में आ गया हूँ, लेकिन अभी तक आइडिया नहीं हो रहा। 2-3 बंदों से मैंने पूछा है, उन्होंने भी जवाब नहीं दिया है। इंग्लिश नहीं आती भाई लोगों को यहाँ पे। ओसाका में तो ये मसला नहीं था, हर कोई इंग्लिश बोलता था। ये देखिए ट्रेन, ये ट्रेन है जी यहाँ की। चलो देखते हैं ना, इसमें जाते हैं अंदर। बिल्कुल ओसाका की तरह है ये भी ट्रेन, इतना कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। अच्छा भाई, बड़ा ज़बरदस्त सीन यहाँ पे हो गया है। मैं अभी वहाँ एक बंदे से मैंने पूछा, जो मैंने टिकट लिया ना ऊपर जाके, तो उसने कहा ये गलत जगह पे आ गए हो, नीचे से ट्रेन जाती है। और कह रहे इंग्लिश नहीं आती ना, कह रहे छोटी ट्रेन जाती है, छोटी। तो वो बेसिकली ट्रेन थी ना। तो अभी मैंने जाके वो बूथ वाले से पूछा, नीचे स्टेशन पे ना वो बूथ बना हुआ है ना इन्फॉर्मेशन का, उसने टिकट ले लिया और पैसे मुझे डायरेक्टली वापस कैश दे दिए। तो इतना ज़बरदस्त सीन है यहाँ पे। वापस नीचे वाले फ्लोर पे आया हूँ, तो ये ट्रेन जा रही है बेसिकली ना, ये जाएगी। वो कह रहे ट्रेन नहीं जाती, ये डायरेक्टली जाएगी मेमोरियल पार्क और जो एटॉमिक डोम है ना, मतलब जहाँ पे वो एटम बम गिरा था, उसकी जगह ये है। और इसमें अभी देखते हैं कि क्या सीन है, टिकट का किधर से है। हेलो, आई वांट टू गो मेमोरियल पार्क। memory. Line number 1 is Kuromachi Station. Kuro Peace Park. Okay, okay. Yeah, about 7 minutes to walk. Okay, Fukuro Machi. Okay, I go. Money, ticket. After. We get off. Okay, okay. Thank you. ये ट्रेन जा रही है, अभी इसमें बैठ गया हूँ, तो कह रहे 5-6 मिनट में पहुँच जाएगी वहाँ। The next stop is Takamachi and 次は神谷町東我がら大東カナダのご相談は有料の先にありこちらでご覧ください。ये सामने है जी ट्रेन हिरोशिमा का, और ये सिटी चेक करे यार, व्यूज़ वाह जी वाह। अभी मैं उतरा हूँ इससे, क्योंकि वो बंदे ने मुझे कहा यहाँ उतर जाओ, बाकी पैदल चले जाओ। वंस अगेन वेलकम टू यूएसए। बिल्कुल यार, यूएसए ने जब यहाँ पे ना वो बम फेंका ना, उसके बाद इन्होंने बोला कि भाई हमने जापान को यूएसए बनाना है। चेक करे यार, इस वक्त हम मैनहट्टन में हैं। वाह जी वाह भाई।
बहुत ही ज़बरदस्त सीन है मेरे भाई यहाँ पे, मतलब ट्रेन्स भी चलती है हर तरफ जो है, बिल्कुल यूरोप की तरह। ये ओसाका में भी थी, वहाँ तो मैंने यूज़ नहीं की, लेकिन यहाँ पे यूज़ करने का मौका मिला तो इसमें कैश देना पड़ता था ना, मतलब कैश या कार्ड दोनों से दे सकते थे, लेकिन एडवांस में टिकट लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैं यहाँ पे उतरा हूँ और रास्ता अभी जो मैं आया हूँ ना 5-10 मिनट ये ट्रेन में, तो ऐसा लगता ही नहीं है कि यार इस सिटी पे कभी जो है ना एटम बम गिरा था, ये तबाह हो गया था, सफा हस्ती से मिट गया था। बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है यार, बहुत खुले खुले रोड्स। ये तो ओसाका से ज़्यादा खूबसूरत और ज़्यादा मैनेज्ड और ज़्यादा डेवलप्ड प्रोग्रेसिव लग रहा है। ये अमेरिका है ना, बिल्कुल अमेरिका की तरह लगता है। ओसाका भी अमेरिका की तरह लगता था, लेकिन ये ज़्यादा लगता है अमेरिका की तरह। सिर्फ चेक करे ये सामने सीन्स और बिल्डिंग्स और ग्रीनरी। अभी मुझे यहाँ पे बंदे ने कहा 7-8 मिनट वॉक करे और फिर आ जाएगा मेमोरियल पार्क। मतलब इन्होंने जो पीस पार्क बनाया है वहाँ जाना है हमें। और उसके अलावा वो एक डोम है ना, डोम, इसको एटॉमिक डोम कहते हैं, वो यहाँ का अट्रैक्शन है। वैसे तो यहाँ पे और भी बहुत कुछ है मतलब देखने के लिए। यहाँ पे बड़े खूबसूरत आइलैंड्स भी है करीब करीब में। तो अगर बंदे के पास ज़्यादा टाइम हो, 2-3 दिन 4 दिन हो, तो बहुत कुछ किया जा सकता है यहाँ हिरोशिमा के अंदर भी। ये हिरोशिमा का दरिया है, सिटी के बिल्कुल बीच में से गुजर रहा है, साफ पानी है इसका। ये भी मैं ट्रेन से भी देख रहा था, वहाँ भी ये दरिया जो है ट्रेन से नज़र आ रहा था। ट्रेन में ये होता है अच्छी बात कि आप पूरी सिटी का नज़ारा कर लेते हो ना, ऊपर से जाती है। और ये दरिया के ऊपर ये ब्रिज बना हुआ है। लुक एट द दरिया गाइस, व्हाट अ ब्यूटी। ये अभी तो बादल वगैरह है, लेकिन अगर वो हो ना, यानी गर्मी का मौसम हो या थोड़ा सा नॉर्मल मौसम हो, तो क्या सीन होता होगा यहाँ पे, आप अंदाज़ा कर सकते हैं। फाइनली 2-3 मिनट के वॉक के बाद मैं पहुँच गया हूँ। ये है एंट्री पीस मेमोरियल पार्क की। ये फ्री ऑफ कॉस्ट पार्क है, 24 घंटे जो है ये ओपन होता है और विदाउट एनी मनी वगैरह। और ये सामने इसके स्टार्ट में इन्होंने खूबसूरत सा ये वो बनाया है फाउंटेन। और ये बाहर जो है टैक्सीज है, यहाँ पे लोकल टैक्सीज भी अवेलेबल है, ठीक है जी। और यहाँ पे 2 एप्लीकेशंस हैं, अभी तक तो मैं इसको यूज़ नहीं किया, कामयाब नहीं हो पाया। एक जो है गो टैक्सी है और एक वो दीदी चाइनीज़ एप्लीकेशन है, सामने उसकी टैक्सी पे लिखा हुआ है दीदी टैक्सी। तो दीदी जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे जापान में। लेकिन मैं असल में उसमें रजिस्टर कर रहा था ना, तो हो नहीं रहा था, नंबर एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, वो मुसलसल एरर दे रहा था, तो फिर मैंने छोड़ दिया उसको। और यहाँ पे ये म्यूजियम है सामने, ठीक है, म्यूजियम में भी हम जाएंगे। हिरोशिमा पीस मेमोरियल म्यूजियम, ये बिल्कुल स्टार्ट में है, टिकट काउंटर भी है इसका। ये म्यूजियम भी मस्ट है ना विजिट करना। ये सामने लिखा हुआ है, इसका नाम है, आप पढ़ लो। पहले हम पार्क को विजिट करते हैं और वो मैं आपको लोकेशन दिखाता हूँ, जो एग्जैक्ट लोकेशन है जहाँ पे एटम बम गिरा था। मतलब वो अभी भी उन्होंने प्रिजर्व की हुई है ना वो बिल्डिंग, तो वहाँ पे हम जाते हैं, वापस आके फिर म्यूजियम देखते हैं। इसमें उसी से रिलेटेड बहुत कुछ होगा। ये है दोस्तों पार्क की वो मेन सिग्नेचर जगह पीस मेमोरियल पार्क के लिए। ये आप तस्वीरों में देखते हो, वीडियोज में, ये लोग सारे आए हुए टूरिस्ट और यहाँ पे तस्वीरें ले रहे हैं। तो ये यहाँ से स्टार्ट है और बिल्कुल अभी मैं जूम करता हूँ, वो छोटी सी बिल्डिंग है उसके करीब अभी मैं जा रहा हूँ। उसको एटॉमिक वो कहते हैं डोम, जो मतलब एग्जैक्ट लोकेशन वही है जहाँ पे गिरा था। मतलब वैसे तो सिटी में गिरा था, सिटी के ऊपर ही पटा था वो, लेकिन वो बिल्डिंग जो है वो बच गया था ना इसमें, इसलिए वो अभी तक उसी हालत में है पुराने। दोस्तों मेरे पीछे ये मेमोरियल पार्क का साइन आप देख सकते हो और इस पार्क में फाइनली मैं वॉक कर रहा हूँ। ये मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि जब भी मैं जापान आऊँ ना, तो यहाँ पे हिरोशिमा को ज़रूर विज़िट करूँ और ये हिस्ट्री आपको बताऊँ, ये जगह देखूँ। कहानी कुछ ये है कि आज से 80 साल पहले 1945 में, 81 साल टू बी एग्जैक्ट, 6 अगस्त 1945 को यहाँ पे एटॉमिक बम गिराया गया था, इसी एग्जैक्ट सिटी में, एग्जैक्ट लोकेशन। और रातों रात यानी चंद घंटों के अंदर ही उसमें 80,000 लोग लोकमाई अजल बन गए, यानी मर गए। और उसके अगले कुछ महीनों में ये तादाद सिर्फ हिरोशिमा में 1.5 लाख तक पहुँच गई। तो 1.5 लाख लोग यहाँ पे मरे इसमें ना, रातों रात जो है, मतलब उसी पहले दिन जो है 80,000 लोग मर गए थे। और जिसकी वजह से ये तारीख का सबसे बड़ा सानहा बन गया। और उसके 3 दिन बाद जो है जापान का एक और सिटी है, यहाँ से ट्रेन में 2 घंटे लगते हैं, उसका नाम है नागासाकी। वहाँ पे एक और अमेरिका ने जो है बम गिराया, वहाँ पे भी 1 लाख से ऊपर लोग मर गए। ये तारीख का हिस्सा बन गया। उसके बाद क्या हुआ, इसका बैकग्राउंड क्या है, इस एटम बम का बैकग्राउंड ये है कि दूसरी जंग अजीम जो हो रही थी ना, उसके अंदर ये जो जापान है ये जर्मनी का साथ दे रहा था। मतलब जर्मनी जो है वो आपको पता है कि हिटलर ने दूसरी जंग अजीम शुरू की थी ना, तो जापान उनका अलाई था। तो ये लोग जो है बहुत ज़्यादा मतलब डैमेज कर रहे थे दूसरे कंट्रीज़ को शुरू
मालूम है, लेकिन एंड में जाके जंग के आखिरी दिनों में जर्मनी सरेंडर, उसने शिकस्त खा ली। तो वो तो यूरोप में था ना, तो इस तरफ पे ये जापान था एशिया में, इसने भी बहुत ज़्यादा जगहों को कब्जा किया था, बहुत ज़्यादा जगहों पे जो है हमले वगैरह किए थे ना। तो इसको अल्टीमेटम दिया गया था अमेरिका की जानिब से, क्योंकि अमेरिका भी दूसरे अलाइड फोर्सेस में था ना। तो अमेरिका ने इनको अल्टीमेटम दिया कि भाई आप सरेंडर करो, हथियार डाल दो। इन्होंने नहीं किया, तो अमेरिका चुपके से ना एटम बम बना चुका था आइंस्टाइन वगैरह की मदद से, और अमेरिका ने इनके ऊपर एटम बम गिराया। और फिर दूसरा एटम बम गिराया, पहले हिरोशिमा पे गिरा, फिर दूसरा एटम बम जो है वो नागासाकी पे गिरा, और उसके 6 दिन बाद जापान ने सरेंडर कर लिया। अगर सरेंडर ना करता तो मजीद जो है एटम बम गिरने थे। अब इसमें बहुत सारी डिबेट्स हैं, कुछ लोग अभी तक समझते हैं, बल्कि ज़्यादातर लोग, कि ये इन्होंने बहुत गलत किया अमेरिका ने, और एटम बम को कभी भी यूज़ नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इसमें 80% आम लोग मरे थे ना, सिविलियन। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये अगर ना गिराते तो जंग ख़त्म नहीं होती, और आगे फ्यूचर के लिए भी ना इतनी बड़ी जंगें, मतलब आलमी जंग दोबारा नहीं हुई है। अब ये दरिया है, आप देख सकते हो कितना खूबसूरत है दरिया। ये जब वाक़या हुआ ना, उसके बाद जो है जापान ने उसके बाद कभी जंग नहीं की, और जापान दुनिया का सबसे पीसफुल कंट्री बना है उसके बाद। और उन्होंने अपनी आर्मी भी ख़त्म कर दी और सारी चीज़ें ख़त्म कर दी इन्होंने। और उससे पहले जापान एक बहुत बड़ी पावर था, बदमाश था, मतलब समझो कि बखेर देने वाला, मतलब इधर उधर के कंट्रीज़ को तो वैसे ही कहा जाता। तो उसके बाद जो है ना, जापान ने सिर्फ तरक्की और पीस को जो है अपना कौमी फरीज़ा मान लिया, और उसके बाद जो तरक्की की है वो आपके सबके सामने है। इस वक्त जापान का पासपोर्ट दुनिया का पावरफुल पासपोर्ट है। जापान के लोग सबसे पूरी दुनिया में ज़्यादा रिस्पेक्ट दिए जाते हैं, इनका कल्चर भी यूनिक है, और इन्होंने इतनी ज़्यादा कंट्रीब्यूशंस की है अभी साइंस में, मेडिसिन में, टेक्नोलॉजी के अंदर, और दूसरा एवन की नेचुरल लाइफ के हवाले से, कल्चर के हवाले से, फिल्में, इनका जो गेम्स वगैरह है, जो वो है ना थिएटर के हवाले से, ड्रामे वगैरह जो इनके हैं, पूरी दुनिया में पसंद किए जाते हैं। तो इसलिए ये दुनिया के लिए एक मिसाल है जापान। और ये जो पार्क है, मेमोरियल पार्क, ये उसके 5-10 साल बाद पूरा बनाया गया, और 70-75 साल से ये पार्क भी कायम है। तो ये है जी इसकी सिंपल सी हिस्ट्री। उसके अभी जो मैं आया हूँ ना, इतना खामोश है यार ये सिटी कि बंदा हैरान हो जाता है। सही, अगर आपको पीस हासिल करना है ना, अमन किसको कहते हैं, उसके लिए आपको हिरोशिमा आना पड़ेगा मेरे भाई। अब ये देखिए दरिया है, खूबसूरत सा दरिया है, इसमें ये कश्ती जा रही है, फेरी है छोटी सी, आपको बस ये कश्ती की ही आवाज़ आएगी, बाकी इंसान यहाँ पे बहुत ज़्यादा खामोशी से रहते हैं। और अभी मैं आपको दिखाऊंगा, ये सामने जो बिल्डिंग है ना, ये बिल्डिंग ऐसी बिल्डिंग है कि ये अभी आप देख सकते हो, ये बिल्कुल खंडर की हालत में है, इसकी दीवारें टूटी हुई है। ये इसलिए क्योंकि ये वाहिद बिल्डिंग थी सिटी में जिसने सर्वाइव किया था। और भी बिल्डिंग्स होंगी, लेकिन ये लैंडमार्क एक डोम है ना, तो इसने सर्वाइव किया था उस टाइम, ये बच गया था यानी उस हमले में, और उसी हालत में इन्होंने अभी तक इसको रखा हुआ है निशानी के तौर पे कि जिंदगी में जापान के लोग और दुनिया के लोग कभी ना भूले कि एटम बम कितनी खतरनाक चीज़ है और उससे कितनी तबाही फैल सकती है, ताकि दुनिया को याद दिलाते रहे ना ये लोग। क्योंकि ये लोग हर साल इस दिन को यहाँ पे आके मनाते हैं, और जो लोग इसमें शहीद हुए हैं उनकी याद में, और यहाँ से दुनिया के लिए एक पैगाम दिया जाता है। वो पैगाम क्या होता है? अमन का पैगाम होता है। पूरी दुनिया के मुल्कों को ये सेंड करते हैं वो पैगाम कि अमन से रहो, इंसान के बच्चे बन जाओ और जापानियों की तरह बन जाओ। तो ये बिल्डिंग जो है ये भी इसी पार्क के एंड वाले कोने में बिल्कुल दरिया के किनारे है, और इसको देखने के लिए, इसके साथ तस्वीर लेने के लिए भी लाखों और मिलियंस अब लोग आते हैं हर साल। मैं दरिया के उस पार से वीडियो बना रहा था, अब मैं इस पार आ गया हूँ दरिया के। तो ये है मेरे बिल्कुल सामने ये एटॉमिक डोम, इसका यहाँ पे ये बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन बोर्ड लगा हुआ है, ये सारी चीज़ें लिखी हुई है। इसकी कोई इतनी खास सिक्योरिटी नहीं है, बस एक छोटा सा बैरियर जो है चारों तरफ लगा हुआ है, अंदर नहीं जा सकते। और इसको इसी हालत में रखा हुआ है आज से 81 साल पहले। जिस तरह था थोड़ा बहुत हो सकता है इसमें चीज़ें हुई हो, लेकिन ओरिजिनल हालत में है, मतलब ज़्यादातर परसेंटेज में ये ओरिजिनल हालत में है। ये मेरे पीछे एटॉमिक डोम है और ये मैं हूँ, और इसकी एग्जैक्ट स्टोरी ये है मेरे भाई कि आज से 81 साल पहले इसी जगह, इस बिल्डिंग के बिल्कुल ऊपर, ये जो आसमान आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे एटम बम फटा था। क्योंकि एटम बम नीचे नहीं आया था ना, थोड़ा ऊपर फटा था, अगर नीचे आता तो ज्यादा जो है नुकसान करता। लेकिन एटम बम जो है वो इसके बिल्कुल ऊपर कुछ फासले पे ना आसमान में फटा, और ये बिल्डिंग जो है मुकम्मल डिस्ट्रॉय नहीं हुई, ये उसी हालत में रह गई, इसलिए इसको रखा हुआ है दुनिया के लिए एक निशानी के तौर पे। और उस टाइम जो एटम बम था ना, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर था आज के एटम बम से। आज का एटम बम 10,000 गुना ज़्यादा ताकतवर है। आज का एटम बम कहीं पे गिरेगा ना तो किसी की जो है ना बाल भी नहीं बचेंगे। और इसका भी इतना ज़्यादा नुकसान हुआ था बाद में कि लोग जो है डिसेबल हो गए थे, कैंसर हो गया था लोगों में।
बहुत सारे मसले हो गए थे यार लोगों में, उनके बच्चों के अंदर जल गए थे ना, रेडिएशन बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, तो उसकी वजह से लोग जो बच गए थे उनकी भी काफ़ी हालत ख़राब हो गई थी और बहुत अरसे तक। इवन जापान की हुकूमत ने जितने लोगों ने उसमें सर्वाइव किया ना, जापान की हुकूमत उन सब का फ्री इलाज करती है आज तक। अभी तो कुछ लोग ही जिंदा बचे हैं, ज़्यादातर लोग फौत हो गए हैं क्योंकि इसको 81 साल हो गए ना। अभी वहाँ पार्क विज़िट करने के बाद मैं आया हूँ ये म्यूज़ियम, तो यहाँ का टिकट देखते हैं कितने का है और फिर अंदर जाते हैं, आपको म्यूज़ियम दिखाते हैं। ये म्यूज़ियम टिकट की मशीन लगी हुई है हर तरफ और अडल्ट का 200 का है, तो 200 में सिक्के डालने पड़ेंगे। हर जगह पे इन्होंने मशीनें लगाई हुई है मेरे भाई। 200 इंसर्ट हो गया, कंफर्म करो, ये आ गया टिकट, थैंक यू फॉर यूजिंग। चाचा कह रहे उस तरफ जाओ, ओके दिस वन। ये QR कोड इधर देके डन। यहाँ लिखा हुआ है कि हिरोशिमा बिफोर बम्बिंग, यानी बम्बिंग से पहले हिरोशिमा कुछ इस तरह दिखता था। ये उस टाइम का हिरोशिमा है, ब्लैक एंड वाइट तस्वीरें हैं, लेकिन उस टाइम यही था ना, कैमरे वगैरह भी, कलर नहीं आए थे, ये बच्चे थे उस टाइम के। फिर आया कह रहे ये दिन 6 अगस्त 1945 और टाइम था सुबह के 8:15। फिर कह रहे ये आया सिस्टम। जो सिटी अभी आपको दिखाया था वो फिर ये बन गया, कचरे का ढेर बन गया, हर तरफ मलबा ही मलबा। ओए होए होए, ये उस टाइम की ओरिजिनल तस्वीरें हैं। building didn't burn. हाँ ओके There are so many things. But ओके, would दिस वन, ओके ओके, ये वो बिल्डिंग है कह रही है। देखिए कि उस टाइम ये खातून कह रही है ज़्यादातर घर जो है वो लकड़ी के बने हुए थे ना, तो सारे जो है ना तबाह हो गए और ये उस टाइम की बड़ी बिल्डिंग थी, यानी जो अभी हमने बोला ना आपको ये जो डोम है, तो इसलिए ये पूरा डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, अभी बाहर रखा हुआ है। और एक ये जो है ना उस टाइम बड़ी बिल्डिंग थी यहाँ पे। खातून ने भाई अचानक से देख के ना फ्री में इंफॉर्मेशन देना शुरू कर दी है, किसी और की गाइड है लेकिन मेरे पास फ्री में आ गए। और ये 2-3 और बिल्डिंग्स थी, यानी टोटल कुल मिला के हिरोशिमा में उस टाइम 5-6 ही बिल्डिंग्स होंगे। और खातून ने बताया कि ये जो तस्वीरें हैं ना ये ओरिजिनल, ये अमेरिकन ने ली है, क्योंकि अमेरिका ने जापान पे कब्जा कर लिया ना, जब ये वो हो गया ना, जैसे ही जापान सरेंडर हुआ तो अमेरिका ने कब्जा कर लिया। अगले 6 साल तक अमेरिका का कब्जा था यहाँ पे। इस म्यूजियम में आपको ये वीडियो भी दिखाते हैं। ये एटॉमिक बम्बिंग की कुछ ओरिजिनल तस्वीरें हैं, यहाँ पे दीवारों पे लगी हुई है। गाइस बिल्डिंग से मैं बाहर आया हूँ, ये स्कूल के बच्चे अंदर जा रहे हैं, जापानी स्कूल के बच्चे कितने खूबसूरत यूनिफॉर्म्स के अंदर है। तो इसी म्यूज़ियम के अंदर जो है ये लोग जा रहे हैं। और म्यूज़ियम में यार बहुत ज़्यादा दर्दनाक जो है ना मनाजिर थे। इसके अंदर जितने भी मतलब उस हवाले से चीज़ें हैं ना, तस्वीरें हो गई और एवन जो है वो कपड़े वगैरह, शूज़ वगैरह, कोपड़ियाँ वगैरह, वो सारी चीज़ें इसमें जो भी मतलब उस टाइम अवेलेबल था वो सारा इस म्यूज़ियम में इन्होंने रख दिया है। और कुछ तस्वीरें अमेरिकन ने ली थी क्योंकि वो आए थे ना, तो फौरी तौर पे कुछ फिर जैपनीज़ ने ली है। दिलखराश बहुत सारे ऐसे मनाजिर थे जो मतलब कैमरे के अंदर तो क्या बंदा सामने भी नहीं देख सकता था और कैमरे में भी जो है उसकी तस्वीर भी मुश्किल थी। ये सामने म्यूजियम है बैकग्राउंड में। बहुत ही यार कमज़ोर दिल वाले के लिए ये म्यूजियम नहीं है। वैसे तो काफ़ी टाइम लगा सकते हैं इसमें क्योंकि बहुत लंबा राउट है, स्लो लम्हा ब लम्हा इसमें मालूमात मौजूद है, तो आराम से इसको देखने की ज़रूरत है। जो बंदे हिस्ट्री के शौकीन है तो एक एक चीज़ की डिटेल दी गई है। लोगों के जिस्मों पर जो केमिकल का जो रिएक्शन, जो ज़ख्म था और जो मतलब जिस तरह के मसाइल हुए हैं लोगों को, वो सारे इसके अंदर इन्होंने महफूज कर रखे हैं। तो मैंने वीडियो ज़्यादा नहीं बनाई, बस मैं वहाँ से सीधा निकला, देखा, मैंने मालूमात हासिल की, लेकिन निकल के बाहर आ गया हूँ मैं।
भाई सामने से वॉक करके ना मैं आया हूँ यहाँ पे हिरोशिमा कैसल की तरफ। वो उस तरफ जो है ना पीस पार्क था, वहाँ से मैंने 20-25 मिनट वॉक किया है, तो अभी मैं इधर आया हूँ। ये कैसल है, इतना खूबसूरत यहाँ पे मंजर है, आप देख सकते हो। ये भी सिटी सेंटर में ही आता है। तो पार्क्स बहुत ज़्यादा है, ग्रीनरी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। ओसाका में इतनी ग्रीनरी नहीं थी, यहाँ पे तो हर तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी है और पार्क्स ही पार्क्स है। तो ये कैसल जो है ये ओसाका में भी था, लेकिन वहाँ मैं नहीं जा सका। लेकिन यहाँ पे मैं आया हूँ क्योंकि जापान एक इम्पीरियल पावर था ना, तो हर सिटी में इनका कैसल्स है। कैसल यानी किला, तो यहाँ भी है। लेकिन एक और मैंने यहाँ पे बहुत मज़े की चीज़ देखी है। ये कैसल के चारों तरफ लेक है ना, तो लेक के पास जो है, लेक के बिल्कुल बीच में ये कैसल है। लेकिन उससे हट के यार ये देखे यहाँ पे ना, ये लेक में मछलियाँ देखे, इतने बड़े बड़े मछलियाँ मैंने इस तरह ओपन एरिया में पहले कभी नहीं देखी है। ये देखे यार, मछलियों की भी मज़े है जापान में भाई। आज़ादी से घूम रहे हैं और मज़े कर रहे हैं। और इनके कलर्स देखो यार, ऑरेंज कलर, लाल कलर, वाह ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। ये अगर पाकिस्तान में होते ना तो लोग इसको कहा जाते। वो बाबूराव कहता है ना, मेरी मछली का क्या हुआ, उसको कॉल आती है ना, कोई पूछता है मेरी मछली का क्या हुआ, बाबूराव कहता है वो तो मैं कहा गया। तो ये हमारी आवाम जो है वो कहा जाती है, ये सारी चीज़ें कहा जाती। लेकिन यहाँ पे मछलियाँ भी घूम रही है मज़े से, ये कबूतर भी जो है मज़े कर रहे हैं यहाँ पे। और ये ग्रीनरी चेक करे यार, हर तरफ ग्रीनरी। अभी मैंने वॉक किया है 15-20 मिनट, तो सारा का सारा ग्रीनरी थी और हरियाली, और लोग बहुत कम है। ओसाका में लोग बहुत ज्यादा थे, यहाँ पे ज्यादातर लोग जो नजर आ रहे इस एरिया में खास तौर पे, तो वो टूरिस्ट है, गोरे वगैरह ज्यादा आ रहे। अब ये कैसल है सामने, ये लेक है, ये देखे इधर ये होटल्स वगैरह बने हैं। उस तरफ जाके अगर हम सीधा जाए ना तो वहाँ पे वो पीस पार्क और डोम है, एटॉमिक डोम, और वहाँ से चलते चलते बाई वॉक ही मैं आया हूँ। ये कैसल है, अभी इस तरफ जो है जाके वहाँ पे एंट्री है इसकी, तो मेरे ख्याल से काफी वॉक और करना पड़ेगा। और ये पार्क इतना खामोश, वैसे तो ये पूरा सिटी ही खामोशी है, लेकिन इस पार्क में भी बहुत गजब की खामोशी है। ये बेंच मौजूद है यहाँ पे जगह जगह पे, लेकिन कोई इंसान नहीं है। और अभी मौसम थोड़ा सा बेहतर हो गया है, सर्दी कम हो गई है, मुझे लग रहा है धूप अभी निकल आएगी तो मौसम गर्म हो जाएगा। तो किस्म से ना मतलब काफी रोमांटिक मौसम है। और नज़ारे जो है ना वो अनबिलीवेबल है, मतलब इस सिटी के खास तौर पे जिस तरफ भी आप जाते हो। अभी तो मैं मार्केट्स नहीं गया, मार्केट्स मैंने रास्ते में देखी है, लेकिन अभी मैं गया नहीं हूँ, क्योंकि जापान की ना मार्केट्स बहुत वाइब्रेंट होती है, बहुत खूबसूरत थीम्स होते हैं रेस्टोरेंट्स के, और प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो लेट्स सी, फाइंड करते हैं इसकी एंट्री। पहली बार यार जिंदगी में आज तक जितना भी ट्रेवल किया है ना, इस तरह बहुत सारे किलों में मैं गया हूँ मुख्तलिफ कंट्रीज में, लेकिन पहली बार जापान में ही ये ऐसा यूनिक एक्सपीरियंस हुआ है। घूम रहा हूँ काफी टाइम से और एंट्री नहीं मिल रही इस कैसल की, यानी ये जो किला है ना, किला है चारों तरफ पानी है, अब किला बीच में है। एंट्री ढूंढ रहा हूँ कि किस तरफ से है, शायद उस तरफ से जाना पड़ेगा। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल हो गई है कि किला पानी के बीच में है भाई। ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में। एक आदमी नजर आ गया अभी। एक चीज़ जो बहुत अच्छी है जापान में वो है फ्री टॉयलेट, बाथरूम्स हर जगह पे पार्क्स में बने हुए, आप जाके फ्रीली यूज़ कर सकते हैं। ये मैं इस तरफ आ गया हूँ दोस्तों, अभी आप देख सकते हो स्काई क्लियर हो रहा है और अभी जो है धूप भी निकल आई है। तो ये चारों तरफ जो है इसका लेक है, और ये एक जगह पे ये पैसेज दिया गया है। देखो उस तरफ भी लेक है, अभी सामने से पूरा राउंड लगाया, ये पैसेज दिया गया है। ये पैसेज जो है सीधा जा रहा है कैसल की तरफ। और कैसल में नजर आ रहा है कि एक बहुत बड़ा गार्डन भी है। ये देखो ये इनकी टैक्सियाँ आ रही है। दीदी एक चाइनीज ऐप है, जैसे मैंने पहले कहा था, इसके थ्रू बुक कर सकते हैं टैक्सी। ये देखो दीवार अगर आप देखें ना, ये चारों तरफ ये लेक के साथ इसकी दीवार आ रही है, और ये इतने बड़े बड़े पत्थर है कि एक पत्थर जो है ना 5 आदमी नहीं उठा सकते। इन पत्थरों से ये दीवार बनाई गई है, इतनी स्ट्रॉन्ग है, अब अंदाजा करे। तो जापान एक इम्पीरियल पावर रहा था, तो उस टाइम ये किलों वगैरह का दौर था ना। लोग टैक्सी में आ रहे भाई, हम पैदल जा रहे, गरीब ट्रेवलर है ना हम। ये आ गया जी गार्डन, बहुत बड़ा गार्डन है, इसमें भी पता नहीं चल रहा अभी किला जो है वो चुप गया है। ये लोग भी हमारी तरह ख्वार हो रहे हैं। ये कैसल को जाने के लिए रास्ता गया हुआ है, यहाँ से वो नज़र आ गया दोबारा कैसल। अभी थोड़ा सा ऊपर भी चढ़ना होगा। गोरे यहाँ भी पहुंचे हुए हैं मेरे भाई बड़ी तादाद में। तो इसका टिकट भी है, अभी देखते हैं टिकट कितने का है। टिकट लेते हैं। ये ऊपर सीढ़ियाँ गई हुई है कुछ इस तरह से, और यहाँ से ये ऐसे नज़र आ रहा है। वो काफ़ी ऊंचाई पे बनाया गया है भाई, ये हिरोशिमा के हिसाब से। इधर मालूमात है टिकट के हवाले से, टाइमिंग के हवाले से। ये देखिए ओपन हावर्स 9 से लेके
6 तक। कैशलेस पेमेंट, नो फूड और ड्रिंक्स अलाउड। टिकट 370 का है, सामने लिखा हुआ है, इस वाले बोर्ड पे लिखा हुआ है अडल्ट के लिए 370, बच्चों के लिए 180। वाह जी वाह। और यहाँ से व्यू चेक करें, ये सिटी का व्यू है, लेक, सामने फुटबॉल स्टेडियम भी है। मेरे ख्याल से टिकट लेके ऊपर जाना होगा, आई थिंक सो, लेट्स सी। टिकट मैंने ले लिया 370 का यन का, यानी पाकिस्तानी 740 रुपए। लेकिन ये किला नहीं है मेरे भाई, ये तो म्यूजियम है। ये देखिए इसकी हिस्ट्री वगैरह यहाँ पे डिस्प्लेड है फोटोज में। ये टोपी है इंपीरियर वगैरह की, ये बंदे ने पहन ली है। ये देखिए ट्रेडिशनल इनके छतरियाँ। ये म्यूजियम है दोस्त, किले वाला मामला यहाँ पे शायद नहीं है, बाहर से ही ठीक था मेरे ख्याल से। अभी ऊपर जाना पड़ेगा कुछ फ्लोर। दोस्तों मैं किले के 5वें फ्लोर पे आया हूँ पैदल। यहाँ से कुछ इस तरह व्यू है सिटी का, हिरोशिमा देख सकते हो। तो बस ये व्यू ही ले सकते हो 5वें फ्लोर से, ये लास्ट फ्लोर है। इसके बाद अंदर तो सारा म्यूजियम है, लेकिन ये ऊपर आके ये दूरबीन भी लगा हुआ है। तो यहाँ से बादशाह जो है वो सिटी का नज़ारा करते थे कि कोई खतरा तो नहीं है। लेकिन व्यू बड़ा अच्छा है, आप देख सकते हो, ये स्काई लाइन और पार्क वगैरह, सिटी सेंटर पूरा नजर आ रहा है यहाँ से। ये लेक है जहाँ से इसकी साइडों से वॉक करके मैं इधर आया हूँ। और वो चेक करे पहाड़ियाँ भी है उधर शहर के साइडों पे, बड़े खूबसूरत पहाड़ियाँ हैं। और इस तरफ भी ये है जी मामलात हिरोशिमा कैसल से। इतनी तेज़ हवा यहाँ पे चल रही है। अच्छी बात ये है कि पानोरामा व्यू है ना यहाँ से, इस डिस्क से। तो सारे पैसे ये 370 जो भी दी है ना, इस व्यू के पैसे है मेरे भाई। ओए होए होए क्या व्यू है यार, ये तो बस समझो मोनाल है छोटा सा। वो देखिए फुटबॉल स्टेडियम है, नीचे ट्रैफिक रोड पे। ये सामने पूरा एरिया जो है ना, वहाँ से मैं पैदल आया हूँ, उस जगह से, वो सामने देख रहे हो, वहाँ से मैं पैदल आया हूँ यहाँ तक। बस यहाँ पे ये जाल दिया गया है ना, इसलिए कि लोग यहाँ से छलांग ना मारे नीचे। क्योंकि जापान आपको पता है कि ये खुदकुशियों के हवाले से बहुत मशहूर कंट्री है। यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा खुदकुशियाँ करते हैं, बिल्डिंगों से गिरते हैं, इज्तिमाई खुदकुशियाँ भी करते हैं। तो इनके अलग अलग फैंटेसीज है मेरे भाई, इसीलिए इन्होंने पक्का जाल बना दिया है कि ऊपर आओ, व्यू एंजॉय करो, लेकिन छलांग नहीं लगानी। ताइलैंड की तरह ना जापान में भी ये 7-Eleven जगह जगह पे मौजूद है, फैमिली मार्ट भी है। और ये किसी नेमत से कम नहीं है, क्योंकि इसमें सारे प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं ना, जो क्विक ग्रैब करने वाले, इवन कॉफ़ी वगैरह। और ये मैं पैदल आया हूँ, अभी ये स्ट्रीट है, आपको दिखाता हूँ, बिल्कुल डाउनटाउन में है हिरोशिमा के, बहुत मज़े की जगह है। लेकिन ये 7-Eleven जो है, इसमें ज़रूरती ज़िंदगी की तमाम चीज़ें क्विकली मिल जाती है, जो ड्रिंक्स वगैरह है, जूसेस, आइसक्रीम्स, ATM भी है भाई, कॉफ़ी भी मिल जाती है गरम गरम। यहाँ पे मशीन लगी हुई है सामने, ये देखिए लोगों ने अपने साइकिलें खड़ी की हुई है, यहाँ जाके आराम से शॉपिंग कर लेते हैं। अभी ये यहाँ पे इनकी मेन एक स्ट्रीट है, वॉकिंग स्ट्रीट जिसको कहते हैं ना, जो ओसाका में हम गए दातुनबुरी, उसी टाइप की स्ट्रीट है। अभी तो कोई इतना रश नहीं है खास, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो ये गेम की शॉप है, जापानीज जो गेम्स है। इसके अलावा ये सुवेनियर शॉप है यहाँ पे, ये भी गेम की शॉप है, ये गेम की पिक्चर्स आप देख सकते हो। तो ये असल में ना बिल्कुल ये पीस पार्क से 10-12 मिनट की वॉक पे ये वाली स्ट्रीट है। ऊपर से कवर्ड है, आप देख सकते हो, ये छत भी है इसके ऊपर। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि नाइट के टाइम पे बहुत ज्यादा रश होगा और हल्ला गुल्ला होगा। ये बीच में गाड़ियों का भी दिया गया है, गाड़ियों की भी स्ट्रीट है। तो यहाँ से आप देख सकते हो भाई एक टिपिकल जापानीज स्ट्रीट। ओए होए कितने खूबसूरत टैक्सी है। जापान में यार गाड़ियों के हवाले से ना नाकाबिल यकीन सीन होता है। इतनी खूबसूरत और डिफरेंट किस्म की गाड़ियाँ, स्पेशली अभी इलेक्ट्रिक कार्स भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। वेलकम टू कामियाचू। इसमें इस तरह शॉपिंग मॉल टाइप भी जगह अवेलेबल है, आप देख सकते हो। खूबसूरत मार्केट्स हैं और ब्रांड्स वगैरह है। ये देखिए ब्रांडेड कपड़े यहाँ पे मिलेंगे आपको, लेकिन ज़्यादातर जापान के अपने ब्रांड्स है यहाँ। इंटरनेशनल ब्रांड्स बहुत कम देखे हैं मैंने। खैर मैं तो किसी शॉपिंग मॉल भी नहीं गया हूँ ना। और इस मार्केट में एंटर होते ही वहाँ लगा हुआ था कि ये शॉपिंग मॉल है, इसमें ऊपर और भी फ्लोर्स है। तो हम बाहर निकल आते हैं दोबारा। ये जो मेन स्ट्रीट है ना, आपको दूर दूर तक नज़र आ रहा होगा। सामने भी मैं देख रहा हूँ, तो बहुत आगे तक इसमें वॉक कर सकते हैं। अलबत्ता बीच में रोड्स आ जाते हैं ना, गाड़ियाँ गुजर रही होती है और फिर से ये स्ट्रीट जो है कनेक्टेड है वंस अगेन। ये देखिए लोग वेट कर रहे हैं ज़ेब्रा क्रॉस के लिए, और आगे से फिर से ये मार्केट, सामने से ये फिर से मार्केट कनेक्टेड है यहाँ वॉक करने के लिए। ये मेन एक स्ट्रीट है, यहाँ से हम लोग क्रॉस करेंगे। ये लोग क्रॉस कर रहे हैं। बिल्कुल ये डाउनटाउन है हिरोशिमा का। अभी ये सामने से मैं वॉक करके आया हूँ, काफ़ी वॉक किया है मैंने। और अभी यहाँ पे ट्रेन स्टेशन भी है सामने। ये इशारा ओपन हो गया है ऑलरेडी, लोग क्रॉस कर रहे हैं। एंड ये है जी डाउनटाउन न्यूयॉर्क। बिल्कुल अमेरिका लग रहा है दोस्त। इस तरफ चेक करिए, वाह जी वाह। भाई अमेरिका किसी ने नहीं देगा ना तो उसने कुछ नहीं देगा, और दूसरे नंबर पे जापान नहीं देगा ना
तो कुछ नहीं देगा। ये मैकडोनल्ड भी है यहाँ पे। केएफसी मैंने अभी तक नहीं देखा जापान में। मेरे ख्याल से केएफसी नहीं है यहाँ पे, सिर्फ मैकडोनल्ड है जापान में। स्टारबक्स भी है लेकिन केएफसी नहीं है। अच्छा है कि नहीं है, केएफसी का इतना मज़ा भी नहीं होता। वाह जी वाह, लग्जरी अपस्केल वो लग रहा है। ये स्ट्रीट लग रहा है जैसे तकसीम स्क्वायर है ना इस्तांबुल में, तुर्की में, उसी तरह ये भी है। अब नाम मैंने देखा नहीं है कि नाम क्या है इसका, लेकिन जो भी नाम है भाई बहुत अच्छा है। ये देखिए जगह जगह इनके ये मार्केट्स बने हुए हैं और लोग जो है ना बिल्कुल याजूज माजूज की तरह हर जगह घुसे होते हैं, मतलब शॉपिंग कर रहे होते हैं। एक बहुत बड़ी कंज्यूमर मार्केट है ये जापान। इनकी अपनी इकोनॉमी बहुत बड़ी है, इनको दुनिया की किसी और कंट्री की ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ फिर से वेट करना पड़ रहा है भाई। एक की है बीच बीच में से ये स्ट्रीट्स गुजरी हुई है। ये तो मुझे ऐसे लग रहा है ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है मेरे भाई। जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है ना वॉक कर सकते हैं। ये देखिए जी शॉप, छोटे छोटे प्रोडक्ट्स है, खूबसूरत। अच्छा आजकल ना बच्चे जापान के उसको बहुत लाइक करते हैं, जापान के ड्रामे और ये कहानियाँ वगैरह, मांगा वगैरह और गेम्स वगैरह। तो मेरे अपने बच्चे बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं जापान और कोरिया की जितनी भी चीज़ें हैं, एक्ट्रेसेस वगैरह। तो मैंने देखा है, गौर किया है कि यहाँ पे बच्चे बहुत खुश होंगे, बच्चों को ये बहुत पसंद आएगा, क्योंकि यहाँ के लोग भी जो बहुत मासूम छोटे छोटे डॉल्स की तरह है ना, खासकर लड़कियाँ। तो और प्रोडक्ट्स वगैरह, शॉप्स वगैरह, हर चीज़ बहुत खूबसूरत दिखती है। तो बच्चों को बहुत मज़ा आने वाला है। जो भी आएंगे, मैं तो अपने बच्चों को भी कहूँगा कि वो भी इधर विजिट करें ज़रूर, जापान और कोरिया को। आगे जाके मुझे नज़र आ रहा है एक शॉपिंग मॉल है, वहाँ पे अभी वो इंटरनेशनल ब्रांड नज़र आना शुरू हो गए, H&M और ज़ारा वगैरह, और बर्गर किंग भी है यहाँ पे। तो ये बीच बीच में जो स्ट्रीट्स हैं ना इस तरह के, ये बहुत मज़ेदार स्ट्रीट्स हैं। ये भी जैसे मैं वॉक करता जा रहा हूँ, बीच बीच में इस तरह की स्ट्रीट्स आ रही है। ये खूबसूरत छोटी छोटी गाड़ियाँ हैं। देन ये मेन स्ट्रीट है, इसमें वॉक करते रहे, चलते रहे, ईमानदारों चलते रहे, और एंड में जाके वहाँ पे आएगा शॉपिंग मॉल, और उस शॉपिंग मॉल के अंदर फिर सारे ब्रांड्स हैं। एंड आपको पता होना चाहिए कि मैं शॉपिंग मॉल्स का इतना ज़्यादा बड़ा फ़ैन नहीं हूँ। मुझे पसंद होती है लोकल मार्केट्स जो सिटी की होती है, और लोगों से बात करने का मुझे बहुत मज़ा आता है यार। मुझे ट्रैवलिंग में ना लोगों से बात करने का बहुत शौक़ है मुझे। लेकिन बात ये है कि यहाँ पे लोगों को इतनी इंग्लिश नहीं आ रही ना, और हमें जापानीज़ जो है सिर्फ इतनी आ रही है कि अरिगातो यानी थैंक यू। ये देखिए भाई, ये इनकी रोटी है बहुत मशहूर, और ये 7-Eleven में भी होती है, 150 रुपए की एक है। ये देखिए, ये स्वीट है, बहुत मज़े की रोटी है। वाह जी वाह, क्या बात है। जापान कमाल कर दिया यार, जापान तुमने मुझे इंस्पायर कर दिया। तुमने मेरी फेवरेट कंट्री बन गई है जापान, और यहाँ पे मैं बार बार आना पसंद करूँगा अभी। The next stop is Inarimochi N2. The fare is a flat rate. अभी दोस्तों ये बैकग्राउंड में ना वही मेन स्टेशन है हिरोशिमा का। यहाँ से उतर के वापस आया हूँ अपने होटल की तरफ, और वजह ये थी कि अभी 4 बज चुके हैं ना, और मैं 11 बजे निकला था, तो मुझे 5 घंटे हो गए, और 5 घंटे से मुसलसल वॉक किया है, क्योंकि मैंने बाई वॉक जो है वो एक्सप्लोर किया है। और ये खूबसूरत बैकग्राउंड में स्टेशन है, आप देख सकते हैं। तो बेसिकली बात ये है कि भाई सर्दी भी बढ़ गई बहुत ज़्यादा, ये हवा चल पड़ी ना आखिर में। तो हम लोग तो ऑलरेडी जो है ना सर्दी की वजह से भाग गए थे ना 2 महीने पहले पुर्तगाल से, और अब इधर भी सर्दी हमारा पीछा नहीं छोड़ रही। बहरहाल कम से कम 12-13 किलोमीटर मैंने वॉक किया है आज, और 15,000 से ऊपर स्टेप्स हो गए हैं। तो मैंने कहा इतना काफ़ी है, क्योंकि थक गया था ना काफ़ी। तो वापस आया हूँ यार, बहुत मज़े की जगह है। मुझे तो पर्सनली हिरोशिमा जो है बहुत पसंद आया है। ऐसा लगता ही नहीं है, मतलब जैसे इन्होंने सिटी दोबारा बनाया है ना, तो नाकाबिल यकीन है, यानी हैरानकुन वाली चीज़ है ये। और इतना साफ़ है कि जगह जगह लिखा हुआ होता है कि भाई फेंकना मना है, यानी कचरा कोई भी चीज़ नहीं फेंक सकते। इसीलिए आपको ये रोड पे और फुटपाथ पे ना सिगरेट का फिल्टर भी नज़र नहीं आएगा। और तो छोड़ो, इतना ही था हिरोशिमा से। अब कल मैं एक और सिटी जा रहा हूँ, आपको बताऊँगा कल की वीडियो में। यही बुलेट ट्रेन लूँगा जो गोली की तरह चलती है ना, बुलेट मतलब गोली।